Hello, good afternoon. So, today we are going to discuss a new topic, that is directive principles of state policy. Before starting this lecture, one humble request from all of you, that is, please, whenever you watch our lectures, first of all pay attention, बहुत ही सीरियसनेस के साथ इन लेक्चर्स को देखो, ठीक है, बिकॉज दीज लेक्चर्स आर मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर एग्जाम्स लाइक आईएएस और दिस स्टेट पीसीएस. इवन यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स फॉर एसएससी और बैंकिंग, ठीक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा क्या होगी, डेप्थ होगी लेक्चर्स में. एंड इफ अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम बेनिफिट उठाना इस लेक्चर का, देन कीप अ पेन एंड कॉपी विद यू. वट एवर आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड is 101% important from एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कोई इधर उधर की बात नहीं, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये क्या चीज है, मैं आपको बोल रहा हूँ डीपीएसपी. वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसके नेम से क्लियर हो जाता है ये क्या है. डायरेक्टिव मीन्स डायरेक्शंस है, ये प्रिंसिपल है. इस प्रिंसिपल को क्या करना है, फॉलो करना है जब भी क्या बनानी है, स्टेट की पॉलिसी बनानी है. तो दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पार्ट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में, 4 में, 4A में क्या है, एंड सो ऑन. तो पार्ट जो 4 है, और हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 18 डिस्कस किया था, प्रोविजंस विद रिगार्ड टू इमरजेंसी, जिसमें मैंने नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, किन किन ग्राउंड्स पे वो इम्पोज की जा सकती है, प्रोक्लेम की जा सकती है. बाद में मैंने बताया कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. फिर हमने क्या चीज डिस्कस की थी, शाह कमीशन, देन दी सरकारिया कमीशन, देन एसआर बोमाई जजमेंट. ठीक है, अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से नहीं देखा या बिल्कुल नहीं देखा तो इसको दोबारा आप वॉच करें, देखें इसको. ये मतलब एक बहुत ही लिंक्ड है लेक्चर, ठीक है, मैं रैंडमली नहीं ऐसे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर, उन्होंने क्या बोले कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नोबल फीचर्स. दीज कंटेन, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है प्लस फंडामेंटल जो राइट्स हैं, दीज कंटेन द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूट द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी एक चीज क्या समझने वाली है यहाँ पे, देखो, इसको उन्होंने बोल दिया कि साउल है, आत्मा है इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. सो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को. सो ग्रैनविले ऑस्टिन ने भी बोला कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और फंडामेंटल राइट्स हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूट द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कुछ है सब कुछ इसी में है. एंड we borrowed directive principle of state policy from the Irish Constitution of 1937. देखो 1937 में borrow नहीं किए, 1937 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमने borrow किया. और इनको कहाँ से आइडिया आया था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से. और ये किसको साथ रिजेंबल करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1935, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट था. इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे क्या क्या इसकी प्रोविजन थी. तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था जो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेके आए थे. इसके साथ ये बहुत ज्यादा क्या करता था, रिजेंबल करता था. एक मेजर डिफरेंस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे, ये जस्ट एप्लीकेबल था एग्जीक्यूटिव पे, बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल है इंडिया में एग्जीक्यूटिव पे भी, प्लस जो हमारी लेजिस्लेचर है. बिकॉज यही तो क्या बनाते हैं ना, पॉलिसीज बनाते हैं. उन्होंने बोला ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जुडिशरी तो पॉलिसीज बनाते ही नहीं है. तो जो बाकी दो ऑर्गन बचे हैं उनके लिए ये क्या है, डायरेक्शंस है. एंड इट लेज डाउन द एजेंडा फॉर कॉमन वेलबींग. देखो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को समझ गए ना, तो पॉलिटी के किसी भी कोर जो टॉपिक में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर उसमें आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो वर्डिंग अगर वो लिखोगे ना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, जब मैंने अपना मेंस दिया था तो मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मैंने बहुत ज्यादा यूज किया था. ठीक है, इन चीजों को रट लो पूरा, क्योंकि एग्जाम में जाके सारा कुछ ये ना सोचो कि रटने के लिए बोल रहे हैं. देखो एग्जाम में हमें अपना टाइम भी सेव करना होता है. तो अगर आपको 5 to 10 मिनट्स भी एक्स्ट्रा मिल गए ना, देन यू कैन हैव अ लीड ओवर अदर्स. तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है.
कुछ डेफिनेशंस, कुछ चीजें आपको एज इट पता हो, जिनको जस्ट आपने जाके मतलब चेपना ही है वहां पे जाके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, नोवल फीचर्स हैं। सेकंड, इट कंटेन द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, दैट इट कॉन्स्टिट्यूट द कंसाइंस, ठीक है, वो सेम मीनिंग ही होगा उसी चीज का। वी बोरो इट फ्रॉम Irish constitution and it lays down the agenda for common well-being, provide the social philosophy, because जो political philosophy है वो कहाँ हमने मिल गई, जो fundamental rights है, जो political democracy, सोशो इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी को अचीव करना है, जो हमने प्रियम्बल में भी डिस्कस किया था, वो कहाँ पे मिलेंगी हमें, वो मिलेंगी हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट policy. So next is, now we will do the comparison with the fundamental rights. अभी इनका क्या करना है, कंपैरिजन करना है। देखो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दे इंपोज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। स्टेट पे क्या है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, व्हाइल फंडामेंटल राइट्स इंपोज नेगेटिव ऑब्लिगेशन। नेगेटिव ऑब्लिगेशन कैसे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में भी हम देखेंगे कि जो उसकी वर्डिंग है ना वो नेगेटिवली है, दैट स्टेट शैल नॉट, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो आर्टिकल है ना उसमें लिखा होगा स्टेट शैल नॉट, स्टेट शैल नॉट, ठीक है, कि स्टेट ये चीज नहीं करेगी, नहीं करेगी मींस नेगेटिव चीज है। बट जो डीपीएसपीज में है इसमें लिखा होगा स्टेट शैल, स्टेट शैल, तो जो शैल वाली है कि करेगी, मतलब ये क्या है, पॉजिटिवली वर्डेड है। पॉजिटिव इस पे क्या है, जिम्मेवारी है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है इसकी। बट अनदर मेजर डिफरेंस हियर इज the non-enforceability of directive principles of state policy। देखो जो आर्टिकल 32 है, अगर हम इसकी इन्फोर्सेबिलिटी किसकी बात करें, फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वायलेट होते हैं, तो देन वी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये कौन सा आर्टिकल है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि हमें क्या मिल रही है, रेमेडी मिल रही है। अगर कोई वायलेट हो रहा है तो उसको हम इन्फोर्स करवा सकते हैं, बट ये दीज आर नॉन इन्फोर्सेबल, ठीक है। ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया था, प्रियम्बल में भी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वाले लेक्चर में भी। तो ये वर्ड्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल। अगर कोई इम्प्लीमेंट, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, या यूनियन गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कोई भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो हम वी कैन नॉट अप्रोच जुडिशरी, जुडिशरी के पास नहीं जा सकते। सिमिलरली हाई कोर्ट हम जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हम फंडामेंटल राइट्स में भी दोबारा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स आर क्या है, इन्फोर्सेबल है, और ये क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल है। DPSPs are positively worded और वो क्या है, negatively worded। So basically इनका aim क्या है, this is very important। They want to establish socio-economic democracy in India। देखो socio-economic democracy, ये हम जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, ये वाले आर्टिकल जो 38 से लेके 51 तक, आपको पता चलेगा ये क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, ये किस भारत का निर्माण करना चाहते हैं। ये निर्माण किस चीज का करना चाहते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और ये निर्माण करना चाहते हैं वेलफेयर स्टेट का। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स, वन इज वेलफेयर एंड सेकंड इज रेगुलेटरी स्टेट। देखो जो वेलफेयर स्टेट है ये क्या प्रोवाइड करना चाहेगी, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये रेगुलेटरी ये जस्ट करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी। सेकंड थिंग हियर इज, जो वेलफेयर स्टेट है दे वुड टॉक अबाउट द सर्विस, कि हम अपने लोगों की सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं उनकी। बट जो रेगुलेटरी स्टेट है वो बोलेगी, वो क्या यूज करेंगे, फोर्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया की गवर्नमेंट है टुडे, दे वांट टू गिव यू गुड एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडिया की गवर्नमेंट है। बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब हम क्या थे, ब्रिटिश सब्जेक्ट थे, दे यूज फोर्स ऑन अस एंड दे वांटेड टू जस्ट प्रोवाइड अस एडमिनिस्ट्रेशन। बट इंडिया में अभी क्या है, सर्विसेज है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, दिस ऑल आर द सर्विसेज। और बहुत सारे क्या है, प्राइम मिनिस्टर भी क्या करते हैं, जो फ्रेजेस यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, और हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की, ठीक है, एथिकल
गवर्नेंस की। तो ये चीज होगी, ये क्या चीज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सेकंड ये क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो वेलफेयर स्टेट इन द इंडिया। सेकंड हियर इज द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द स्टेट। देखो एक चीज मैंने आपको बताई ना कि दीज आर द नॉन इनफोर्सेबल बट स्टिल दे इम्पोज अ ड्यूटी। कौन सी, फंडामेंटल ड्यूटी, एक ऐसी ड्यूटी जिनको ये रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेट पे फंडामेंटल ड्यूटी इंपोज की, इनको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। मॉरल एक ऑब्लिगेशन है, बिकॉज लॉ तो इन्फोर्स नहीं कर सकते बट इनकी क्या है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। एथिकली और मॉरली जो स्टेट अथॉरिटीज है दे वुड इनकॉर्पोरेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज व्हाइल मेकिंग देयर पॉलिसीज, ठीक है। जब भी ये पॉलिसीज बनाएंगे, देखो बीएट डीएम आप बनना चाहते हो ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो आपका जो काम क्या है अभी, तो जो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना। बट बहुत सारी पॉलिसीज आप बनाओगे भी, बहुत सारी अथॉरिटी आपको मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, ठीक है, कि आप बना सकोगे पॉलिसीज को। तो आपने इसीलिए तो आपको बोलते हैं ना भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, जो स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पार्ट 4 में, इनको आप पढ़ो। क्यों डिमांड करते हो यूपीएससी, बिकॉज यू आर द पॉलिसी मेकर्स। आगे जाके आप लोगों ने इतना क्या बनानी है, पॉलिसीज बनानी है। तो इसलिए आपको पता होना भी आप क्या चीज अचीव करना चाहते हो। तो पहली चीज आपने अचीव करनी है वेलफेयर स्टेट, आपको रेगुलेटरी स्टेट में कन्वर्ट नहीं करना, आपको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करनी है, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करनी है। आप देखा ना जो भी चीज प्रेएम्बल में, वहां पे हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशंस जो है, ठीक है, हमें क्या करनी है, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ठीक है। जस्टिस कौन सी, सोशो इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल जस्टिस है। फिर सिमिलरली इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर लिबर्टी किस चीज की देनी है लोगों को, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो ये सीक्वेंस मैंने आपको बताई थी भी किस तरह ये सारी सीक्वेंस बनी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज दीज आर द लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि ये जो प्रोविजन है यही तो एक्चुअल में इसको क्या दे रही है, लाइफ दे रही है। बिकॉज हमें जो अचीव करना है वो बहुत एक बड़ी चीज अचीव करनी है, वो अकेले एक पर्सन का काम नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बोल रही है सभी अथॉरिटीज को जो इंडिया में है, बी इट एट यूनियन लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, वो सभी अथॉरिटीज को बोल रहे हैं कि आप जो भी बना रहे हो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंक्लूड करो, ठीक है। बिकॉज दीज आर द चार्टर फॉर द वेलफेयर सेटअप इन द कंट्री। अभी ये क्या मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बन के सोशली इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दीज आर द जनरल जो डायरेक्शन है इशू टू स्टेट। ये क्या है, जितने भी जो आइडल थे, वो जो चीज अचीव करना चाहते थे, उन्होंने इनको एक ही पार्ट में क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। बिकॉज जो आप आगे जाके देखोगे ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसको हम 3 चीजों में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज इनकी हम फॉर्म कर सकते हैं। सो इट इज द ब्लेंड ऑफ द गांधीइज्म, ब्लेंड ऑफ गांधीइज्म एंड सोशलिस्टिक सेटअप, वेस्टर्न लिबरलिज्म। हमने वेस्टर्न को, हमारा जो कल्चर है ना, इट इज अ ब्लेंड। हमने अपनी संस्कृति को भी कभी रिजेक्ट नहीं किया, अपनी सिविलाइजेशन को रिजेक्ट नहीं किया, और वेस्टर्न आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, इनको भी कभी, सेकुलरिज्म, इनको भी हमने कभी रिजेक्ट नहीं किया। सो इट इज अ ब्लेंड। हमने सब जगह से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको अपने आप में क्या कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया। सो ये ब्लेंड किसका है, गांधीइज्म का, जो गांधीयन प्रिंसिपल्स ने। सोशलिस्टिक सेटअप में क्या आएगा, हम जो सोशल जस्टिस अचीव करना चाहते हैं। वेस्टर्न आइडियाज में क्या है कि हम वेस्टर्न जो लिबरलिज्म है, जो लिबरल व्यूज है, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके, और जो अपने फ्रीडम स्ट्रगल में हमने बहुत सारी जो बातें हैं हमने सीखी थी। नेक्स्ट इज जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल है, बट ड्यूटी क्या है स्टेट की, अप्लाई दिस प्रिंसिपल फॉर मेकिंग लॉस एंड दीज आर द फंडामेंटल टू गवर्नेंस। अभी यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मैंने आपको
जो लास्ट लेक्चर था इमरजेंसी प्रोविजंस वाला भी, उसमें भी मैंने आपको आर्टिकल 365 के बारे में बताया था दैट यूनियन कैन इशू डायरेक्शन टू स्टेट्स। स्टेट को क्या कर सकते, डायरेक्शन इशू कर सकती है कि आप क्या करो, डीपीएसपी को इनकॉर्पोरेट करो अपनी पॉलिसी में। बट अगर वो इस डायरेक्शन को नहीं मानती तो देन प्रेसिडेंट कैन इम्पोज और प्रोक्लेम प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट्स रूल वो अप्लाई करेगा ही करेगा। क्यों नहीं करेगा? ठीक है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उनकी मॉरल एक ड्यूटी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो इनकॉर्पोरेट करें। और सिमिलरली जो आर्टिकल 256 है ये भी बता रहे हैं कि जो भी यूनियन लॉ बनाएगी उसके साथ क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए। देखो यूनियन की मेन क्या है, ड्यूटी है एक बड़े भाई की तरह स्टेट्स जो उनका छोटा भाई है उनको बताना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी हुई है, हमने ये चीज करनी है, और स्टेट को वो क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि आप भी यही चीज करो। सो नाउ इफ वी डू द कंपैरिजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल राइट्स, इसमें क्या चीज है, अगर जो देखो इसमें एक जनरल रूल क्या है कि whenever we want to implement directive principles of state policy, we cannot violate fundamental rights। जब भी आप देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना क्या है, जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ड्यूटी है किसकी, जो स्टेट है, इनकी क्या है, ये मॉरल ड्यूटी है। बट अगर ये उनको इम्प्लीमेंट करते करते किसी का फंडामेंटल राइट को क्या हो गया, ब्रेक हो गया, वायलेट हो गया, देन दे कैन अप्रोच कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और 226। तो अभी इसमें इशू क्या है, देखो एक तो ये क्या है जो मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट करना चाहते हैं, और दूसरी साइड पर जो कोर्ट को फेस करना पड़ रहा है। देन द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1976 ब्रॉट 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें क्या उन्होंने ऐड किया, आर्टिकल 31C ऐड किया। अभी आर्टिकल 31C बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि whenever you want to implement आर्टिकल 39B and C, ये मैं आपको अभी बताता हूँ विद इन फ्यू मिनट्स के आर्टिकल 39 और B और C जो है इसमें क्या क्या चीज है। इस आर्टिकल अगर हम 31C की बात करें, इसमें लिखा है कि whenever state would implement आर्टिकल 39 clause B and 39 clause C, even if आर्टिकल 14 एंड 19 जो वायलेट हो रहे हैं, स्टिल वो जो पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि जो आर्टिकल 14 और 19 है ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते किसको, 39B और C। 14 क्या है, राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 19 का है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर अच्छे के लिए राइट टू इक्वलिटी, अगर देखो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं ना कर सकते, एक तो आप बोल रहे हो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, तो आपको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा पुअर और रिच में। कैसे कि आपको इन पे ज्यादा टैक्स लगाओ और इनके कम टैक्स लगाओ, जो बिल्कुल ना लगाओ। बट ये आर्टिकल 14 तो वायलेट हो रहा है ना इस केस में। बट इन प्रोविजंस की वजह से जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्टेट क्या है, अगर इन दोनों जो क्लॉजेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, इवन के आर्टिकल जो 14 वायलेट हो रहा है या 19 वायलेट हो रहा है, तो उस केस में भी वो जुडिशरी को अप्रोच नहीं कर पाए। बट इसकी जो वैलिडिटी थी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखो 1971 में आया, 1973 में इसको चैलेंज कर दिया इन केशवानंद भारती जजमेंट थी, इसमें इसको चैलेंज किया गया। बट सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 37। हाउ, देखो उन्होंने बोला कि जो बैलेंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और जब भी देखो उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उनको पता था भी व्हेनेवर जब भी हम आर्टिकल 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आर्टिकल 14 और 19 तो वायलेट हो गए होगा। ठीक है, देखो उनको तो पता था ना, उन्होंने फिर भी ये चीज की प्रोविजन डाली। अगर इस चीज की प्रोविजन उन्होंने डाली है, उनको पता ही होगा ना भी आर्टिकल 14 क्या होगा, वायलेट होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई इशू नहीं है, आप इनको इम्प्लीमेंट करो और आपको कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बिकम अ हर्डल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। बट अभी इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक नया स्टेप ले लिया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में शी अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 39B एंड C और जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। देखो इसमें क्या किया था, इन्होंने जस्ट बोला इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 42nd और 25th।
इन इसमें लिखा था जो आर्टिकल 31C में, इसमें लिखा कि वेन एवर जो कोई भी स्टेट है, कोई गवर्नमेंट है, अगर वो 39 क्लॉज बी 39 क्लॉज सी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और अगर आर्टिकल 14 एंड 19 वायलेट हो रहा है, फिर भी ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये सही होगी, ठीक है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। और जुडिशरी ने भी इसको क्या किया, अपहेल्ड किया। बट अभी इन्होंने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रही कि इन्होंने बोला कि 39 बी और 39 क्लॉज सी, 39 क्लॉज बी एंड 39 क्लॉज सी को इम्प्लीमेंट नहीं, अगर हम जितने भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं 38 से लेके 51 तक, बिकॉज जो आर्टिकल 36 है इसमें क्या बताया गया है कि जो स्टेट की डेफिनेशन है वो जो फंडामेंटल राइट्स में दी गई है वही स्टेट की डेफिनेशन इस पार्ट में भी रहेगी। एक चीज तो ये 37 में क्या लिखा गया है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, दीज आर नॉन इन्फोर्सेबल। ये क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल, ठीक है। सो जो बाकी के प्रोविजंस किसमें है, 39 जो 38 39 से लेके 51 तक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है इन्होंने दिया 39 बी एंड सी, बाकी भी काफी इंपॉर्टेंट है बट इनको क्या है जो सुपीरियरिटी दी है कि 39 बी एंड सी क्या है, सुपीरियर है फंडामेंटल राइट ऑफ 14 एंड 19, ठीक है। सो सिर्फ इसके लिए ये चीज वैलिड है। जब इन्होंने क्या किया, सभी के लिए इसको एप्लीकेबल करना चाहा, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये चीज नहीं हो सकती। क्यों? पहली चीज तो उन्होंने ये बताया कि देखो अगर इनको सुपीरियरिटी देनी ही होती डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ओवर फंडामेंटल राइट्स तो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ही दे देते, ठीक है। उन्होंने तो दी नहीं, आप दे रहे हो, क्यों? वो बोल रहे हैं कि देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है फंडामेंटल राइट्स के, वो बोल रहे हैं कि ये दोनों एक ही चीज तो अचीव करना चाहते हैं। देखो जस्टिस अचीव करना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल जस्टिस लेके आ रहा है, दूसरे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस लेके आ रहा है, तो हम इनमें कन्फ्लिक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये तो साइड बाय साइड चलेंगी, इनमें क्या होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए। बट वो बोल रहे हैं कि इनको पार्ट 4 में क्यों रखा गया, नॉन इन्फोर्सेबल क्यों रखा गया, क्योंकि जो स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे। अगर इतने रिसोर्सेज होते ना, ठीक है, अगर फ्रेजाइल जो स्टेट ना होती, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा जो अभी नई नई इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, तो उस केस में इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि दोनों को इंप्लीमेंट कर पाए, इसलिए उन्होंने इनको इन्फोर्सेबल नहीं रखा भी, जो इनको तीत ना मिल सके पार्ट 4 को, ठीक है। पार्ट 3 के पास तीत है ना, तीत कैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम जाके उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। यूज, उन्होंने बोला कि यूज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर सकते हैं, इनको यूज करके ना सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव करो, प्रमोट करो जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो, तो हम इनमें जो कन्फ्लिक्ट है वो रीड नहीं करेंगे, ठीक है। सो इस डॉक्ट्रिन को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कि ये तीनों फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये एक ऑर्गेनिक पार्ट है, ये सारे क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, ये सारे स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। ये सारे इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे ही पढ़े जाएंगे, ठीक है, कि ये सभी की जो अल्टीमेट एम क्या है, वेलफेयर स्टेट, वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट वी कैन डिवाइड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, इनको जो डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सोशलिस्टिक, एक है गांधीयन और एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। अभी हम वन बाय वन सारे जो डिस्कस करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में
कौन कौन सी चीज हैं, क्या क्या चीज हैं, ठीक है, सही सारा हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो जो सोशलिस्टिक है, इसकी जो आइडियोलॉजी क्या है, सोसाइटी के रिगार्डिंग है। जो मैंने आपको बता दिया ना कि आर्टिकल 36 और 37 में क्या है, इसमें स्टेट के बारे में बताया, इसमें नॉन इन्फोर्सेबिलिटी है। सो आर्टिकल हमारा स्टार्ट होता है 38 से। अभी 38 किस में है, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी पे बेस है। इसमें लिखा है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कैसे वेलफेयर कैसे करोगे आप, वो बोल रहे हैं बाय सिक्योरिंग जस्टिस और बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर। कैसा सोशल ऑर्डर हो सोसाइटी में, वो बोल रहे हैं परमिएटेड बाय जस्टिस। परमिएटेड है जो सारा बिल्कुल भरी हुई हो, बहुत ही ज्यादा फैली हुई हो। परमिएटेड बाय जस्टिस, कौन सी जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। इसको हमने कहां पे भी देखा था, प्रियम्बल में भी देखा था। अब ये बोल रहे हैं कि वेलफेयर प्रमोट करो लोगों की, कैसे, एक ऐसा सोशल ऑर्डर क्रिएट करो जिसमें जस्टिस ही जस्टिस हो, हर एक फील्ड में, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने इस आर्टिकल में बताई। बट इसमें बाद में ना एक एडिशन हुआ, जो जब जनता गवर्नमेंट आई ना, उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने काफी इस पे टाइम डिवोट किया था। तो इन्होंने यहाँ पे भी चेंज किया, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे क्या चीज ऐड की, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज की जो इनइक्वालिटी है उनको क्या करो, रिड्यूस करो। बट कौन सी इनइक्वालिटी की ये बात कर रहे हैं, फर्स्ट इज इनइक्वालिटी इन इनकम, इनइक्वालिटी इन स्टेटस, इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, इनइक्वालिटी इन फैसिलिटीज। कईयों को तो बहुत ज्यादा इनकम मिल रही है, कईयों को बहुत कम मिल रही है, कईयों का स्टेटस बहुत हाई है, कईयों को बहुत लो है, कितनों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ठीक है। कई बार वो हम देखते हैं ना, कई तो दिव्यांग होते हैं, उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो फीमेल वर्कर हैं उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये चीज तो आपको अपनी जो आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगी ना, जहाँ आपको जो सब डिवीजन मिलेगी, एज ए एसडीएम आप वर्क करोगे, तो सबसे पहले आपका काम अभी तो यही से स्टार्ट हो गया कि आपने एक ऐसा सोशल ऑर्डर क्रिएट करना है जिसमें जस्टिस हो, आपने इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है, अपने स्टेटस में अपॉर्चुनिटी। ये नहीं कि अपना बस स्टेटस बना लो सबसे ज्यादा, ठीक है, कि हम तो एसडीएम हैं, हम तो डीएम हैं, ठीक है, अपना स्टेटस तो चलो जो है ही है, बट इस पोजीशन को यूज करके ये चीज अचीव करनी है आपने, ठीक है। जो फैसिलिटीज है वो ये नहीं कि कुछ सेक्शन को बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है सोसाइटी में, और कुछ सेक्शन फॉर एग्जांपल स्लम एरियाज हैं उनको बहुत कम फैसिलिटीज मिलती है, आप समझ सकते हो, या फिर आपके अंदर जो रूरल एरिया आता है उसमें कम फैसिलिटीज होंगी। तो ये चीज, ठीक है, तो आप समझ गए ये कितना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 38, ठीक है। और इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसमें काफी ज्यादा क्या आया, चेंज लेके आए। सो नेक्स्ट है 39, आर्टिकल 39। इसमें अभी क्या है, अलग अलग क्या है क्लॉजेस। जो 39A है, इट इज टॉकिंग अबाउट द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बोलो, ठीक है। जब भी मतलब मैं आपके कमेंट्स को मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके तब मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। आप कभी भी मैसेज करो, ठीक है, कभी भी कमेंट में या पर्सनली आप चाहते हो तो पूछो मेरे से, मैक्सिमम जितना आप एडवांटेज उठा सकते हो उतना एडवांटेज लो। तो अभी इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो सबसे पहले तो हम अपने सिटीजन की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले तो सिटीजन्स के लिए ही हमारे पास एडुकेट हो,
ठीक है, लाइवलीहुड, कि वो अपना खर्चा जो अपना घर है अच्छे से चला सकें, उनके लिए एडुकेट मीन्स हो, मीन्स समझ लो सोर्सेस हो उनके पास, कि वो अच्छे से अपना घर को चला सकें। ये था आर्टिकल 39 जो ए है, ठीक है। तो इसमें हमने 39 अभी जो सोशलिस्टिक वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 39 बी, देखो 39 बी जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस की थी, इसमें क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। देखो अभी जो रिसोर्सेस हैं, ये किन रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, मटेरियल रिसोर्सेस, मटेरियलिस्टिक वर्ल्डली रिसोर्सेस जो हम बोलते हैं, ये किसके हैं ये रिसोर्सेस, आप बताओ, कम्युनिटी के हैं ना, जो रोड्स हैं, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट है, इस पे एक पर्सन का जो अधिकार तो नहीं है, ये किसके हैं, कम्युनिटी के रिसोर्सेस हैं। तो इनकी क्या होनी चाहिए, इक्विटेबल, कि जिसमें इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, जब भी इनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इनकी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, कि जिसमें सभी लोगों का बेनिफिट हो, सभी लोगों का भला हो। तो इसको आप एथिक्स में भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है, कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस होने चाहिए ऑफ द जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज है फॉर द कॉमन गुड, ठीक है। इस वे से आप क्या करते हो, जो अपनी आंसर राइटिंग भी करते हो। जो 39 सी है, इट इज टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म यही है ना, कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ का जो कैपिटलिस्ट है उनके हाथों में है, ये है कैपिटलिज्म, ठीक है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन समझते हो ना, कि जितना भी जो लेबर है, जो मशीनरी है, वो उसको कैसे कौन कंट्रोल कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल अंबानी, बिरला, कुछ लोग हैं, ठीक है, गिनमे चुनमे जो लोग हैं, इनके पास क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन कर रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्या है, कैपिटलिस्ट है, इन्होंने अपनी कैपिटल का यूज किया और ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इनके अंडर आ गए। अभी जो सोशलिज्म क्या है, सोशलिस्टिक जो हम बोलते हैं ना कंट्री, उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके अंडर होता है, वर्कर्स के अंडर होता है, ठीक है। एक होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन इंडिया, ठीक है। यूएसए क्या है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, यूएसएसआर अस्टवाइल यूएसएसआर, अभी हम उसको क्या बोलते हैं, रशिया, ये क्या है, सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है। चाइना, ठीक है, इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो मोस्ट ऑफ द जो रिसोर्सेज किसके हैं, स्टेट के हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रिड्यूस करना है, जो प्रिवेंशन करनी है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये था 39 बी और सी। देखो भाई 39 बी और सी हमने देखा, अगर जब भी ये चीज प्रमोट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, अगर आर्टिकल 14 एंड 19 वायलेट हो रहा है, तब भी ये क्या होगा, कोई इशू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 31 सी में दिया हुआ है और दिया था भाई 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। अभी है आर्टिकल जो 39 डी, इट इज टॉकिंग अबाउट द इक्वल पे, 39 डी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ऑब्वियसली यही चीज होनी चाहिए ना आइडियली, कि इक्वल वर्क अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए इक्वल क्या मिले, पे मिले फॉर मेन एंड विमेन। बट आपको पता है कि बहुत सारे केसेस में ये चीज नहीं होती, ठीक है। जो अंडर सैलरी मतलब सैलरीड होते हैं कौन, जो विमेन होते हैं, ठीक है। अभी है 39 ई, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। अभी क्या करना है कि हमने प्रिजर्व करके रखनी है, क्या प्रिजर्व करना है, हेल्थ को,
प्रिजर्व करना है, हेल्थ को, उनकी स्ट्रेंथ को वर्क करना है, एंड वर्कर्स की को करनी है प्लस चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर आपको पता है काफी ज्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में, तो इनकी हेल्थ को, इनकी स्ट्रेंथ को भी प्रिजर्व करना है, ठीक है, एंड चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज। अब्यूज समझ दो ना कि नेगेटिव वर्ड है, कि इनकी एक्सप्लॉयटेशन करनी फोर्सफुली, तो ये भी ड्यूटी किसकी है, स्टेट की है। नेक्स्ट है 39F, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लेके आई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इन्होंने क्या चीज इसमें क्या ऐड क्या की, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो जिससे जो चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंट हो वो हेल्थी वे से हो। सो ये था आपका आर्टिकल 39A B C, ठीक है। सी में आपको मैंने बताया कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है, एंड जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है इनकी भी क्या करनी है, कंसंट्रेशन को प्रिवेंट करना है। इसका मैंने आपको बताया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। 39A मैंने आपको बताया कि प्रमोट करनी है वेलफेयर ऑफ द पीपल, कैसे, एक सोशल ऑर्डर क्रिएट करना है। सोशल ऑर्डर में क्या होगा, जस्टिस होगी, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस होगी, और मैंने अब आपको बताया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज इन इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटी है, ठीक है, प्लस जो इनकम की। तो ये था आर्टिकल 39। अभी नेक्स्ट आ गया आपका आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 जो इसमें जो 39A है वो भी इसी में आएगा। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो 40 है ना, 40 किसका है कि गांधीयन प्रिंसिपल है, इसको हम इसलिए अलग से डिस्कस कर लेंगे। 39A भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया 1976 में। इसमें इन्होंने क्या बोला, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस प्रमोट करो इक्वली, एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इन सबको कैसे याद करना, भी कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, और उनको आपको कैसे सॉल्व करना, बहुत ही इजी हो जाएगा जब आप ये चीज को समझोगे, ठीक है। लास्ट में मैं ये चीज डिस्कस करूंगा सारी। तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है पुअर को, ये चीज तो आप आर्टिकल जो आपका 22 है ना उसमें भी देखोगे, जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज बोली है कि जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है सभी को, ठीक है, अगर किसी पे भी कोई एलिगेशन है। तो इसमें ये चीज बता रहे हैं कि जो पुअर है उसको क्या प्रोवाइड करनी है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 41। इसमें आप प्रैक्टिकली आप इस जो आर्टिकल है इसको लिंक कर सकते हो, कैसे, इसमें लिखा हुआ टू सिक्योर कौन करेगा, स्टेट करेगी। क्या चीज सिक्योर करना है, राइट टू वर्क। राइट टू वर्क आपको सिक्योर करना है, राइट टू एडुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। आपको राइट टू क्या करना है, वर्क, ठीक है। मनरेगा आपने सुनी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है। ये इसी डीपीएसपी को क्या किया उन्होंने, इंप्लीमेंट किया। राइट टू जो एडुकेशन है, आपको पता है अभी तो जो एलिमेंट्री एडुकेशन है वो हमारा क्या बन गई है, फंडामेंटल राइट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 2002 में, उसमें जो हमारा एडुकेशन बन गई थी, एलिमेंट्री एडुकेशन, वो हमारी बन गई थी
फंडामेंटल राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। बट पब्लिक असिस्टेंस कब चाहिए? जब तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयड होगा तो इतनी जरूरत नहीं होगी, या फिर वो क्या होगा, सिक होगा, या फिर क्या होगा, वो ओल्ड एज होगा, या फिर वो क्या होगा, कोई दूसरी चीज मैटरनिटी जो रिलीफ के केसेस, ठीक है। अभी देखो अगर तो अनएम्प्लॉयड है तो आप मैंने आपको बताया कि जो मनरेगा काम करेगी। सिक है तो बहुत सारे अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भगत पूरन सिंह कार्ड निकाले थे, सिमिलरली, ठीक है, जो आयुष स्कीम है यूनियन की, वो सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ही फॉलो कर रहे हैं कि 5 लाख तक का आपको क्या मिलेगा, जो हर एक फैमिली को आई थिंक अराउंड 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख का आपको कवरेज मिलेगी एनुअली। ओल्ड एज के लिए बहुत सारी क्या है पेंशन स्कीम्स निकाली हैं। सिमिलरली मैटरनिटी रिलीफ के लिए भी, ठीक है, कि आप घर पे बैठो, अगर आप जॉब भी कर रहे हो फिर भी आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ठीक है, 26 वीक के लिए, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली जो स्कीम्स है उसके साथ क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो जब भी आप देखो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे ना, तो जब भी आप डीएम या एसडीएम की पोस्ट पे होगे तो एक चीज आप देखोगे कि ये चीजों को जब आप इंप्लीमेंट करोगे ना, तो इनडायरेक्टली और इवन डायरेक्टली आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ही क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स चाहते थे कि हम ये काम करें तो आप लोग वही काम करोगे, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या है, रेप्यूटेड हमारी जॉब है। सो नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल 42 है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, टू मेक जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो हमने क्या चीज करनी है, एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है, ठीक है, जिसके साथ क्या हो, जो मैटरनिटी जो रिलीफ है, ठीक है, जब कोई प्रेग्नेंट कोई वुमेन है, ठीक है, उनको कंडीशन मतलब एक जस्ट कंडीशन क्रिएट करनी है, जस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्या हो, अच्छी हो, ठीक है। सो दिस वाज आर्टिकल 42। अभी है आर्टिकल 43। देखो आर्टिकल 43 में क्या है, टू सिक्योर अ लिविंग वेज। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लिविंग वेज इज नॉट द मिनिमम वेज, ठीक है। मिनिमम वेज क्या है वो डिफरेंट है, वो तो क्या है, लिविंग वेज डिफरेंट है। लिविंग वेज क्या है कि अगर कोई बंदा इतनी वेज हो उसके पास तो वो अपनी जो लाइफ है उसको डिग्निटी के साथ जी सके। ये नहीं है कि जस्ट रोटी कपड़ा मकान मिल जाए उसको और वो खुश है, उसके बाद भी बहुत सारे उसकी जरूरत है, ठीक है, उसके बच्चों की जरूरत है, उसको भी क्या करना है, फुलफिल करना है। इसके लिए क्या चीज चाहिए, जो लिविंग वेज को सिक्योर करना है। लिविंग वेज को सिक्योर करना है, साथ ही साथ क्या होगा, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आप भी इसीलिए सारे यानी प्रिपेयर कर रहे हो ना कि आपके पास एक डिसेंट क्या हो, लाइफ हो, उसका क्या हो, एक डिसेंट स्टैंडर्ड हो, ठीक है। तो हमें सभी जो सिटीजन्स हैं उनको लिए ये चीज अचीव करनी है। प्लस जो सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज लेके आनी है किसको लिए, वर्कर्स के लिए। देखो ये सोशलिस्टिक है, सोशलिस्टिक स्टेट वर्कर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करती है, तो वो क्या चाहते हैं कि सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज हो किसके पास, जो हमारे वर्कर्स हैं। सो नेक्स्ट है आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A। 43A भी कैसे ऐड हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ। इन्होंने क्या चीज इसमें ऐड की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, कि दैट स्टेट शैल टेक स्टेप्स
वो क्या करेंगी, स्टेप्स लेगी टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स किसमें, इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये आर्टिकल 43A था। अब ये आर्टिकल 47, इसमें क्या है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। अभी देख लो, जब भी आप एसडीएम या डीएम बनोगे तो आपको पब्लिक हेल्थ को क्या करना है, इंप्रूव करना है, बिकॉज आर्टिकल 47 में भी ये चीज लिखी हुई है। ये हमारी क्या हो गया, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है जो हमें अपनी निभानी है। सो दीज वर द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है आपके गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, अभी देख लेते हैं गांधी जी क्या चाहते थे। सो आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, कि विलेजेस में क्या हो, पंचायत्स हो, एंड इंडो देम मतलब कि उनको प्रोवाइड करो, क्या चीज प्रोवाइड करनी है, नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी, इनको पावर दो, इनको अथॉरिटी दो, सो दैट दे कुड फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि इनको इतनी अथॉरिटी दो, इतनी पावर दो कि ये सेल्फ गवर्नमेंट करे, इनको स्टेट या यूनियन के अंडर ना काम करना पड़े, ऑटोनॉमसली क्या करे, फंक्शन करे। तो इन्होंने यहां पे किसको इंपॉर्टेंस दी, विलेज पंचायत को। सो नेक्स्ट है आर्टिकल 43 टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज। इसमें क्या थी कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो ऑन इंडिविजुअल बेसिस और कॉपरेशन बेसिस, कि जा तो एक बंदा लगा ले जा सारे मिलके कॉपरेशन करके उसको निकाल, बट कहां पे, इन रूरल एरियाज। ठीक है, सो दिस वाज आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 43B में क्या था, टू प्रमोट, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया 2011, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग है, जो बेसिकली अर्बन एरियाज की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया के लिए तो पहले ही 2 आर्टिकल आ चुके हैं। इसमें वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो इनकी जो फॉर्मेशन होनी चाहिए ये वॉलंटरी होनी चाहिए, वो खुद वो उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग हो। सेकंड, जब इनकी फॉर्मेशन हो चुकी, उनके बाद जो इनकी फंक्शनिंग है वो क्या होनी चाहिए, ऑटोनॉमस, कि गवर्नमेंट का या किसी और बॉडी का, कैपिटलिस्ट का कोई इंटरफेरेंस ना हो। थर्ड, जो इनका इनर कंट्रोल हो वो क्या हो, डेमोक्रेटिक हो, कि सभी लोग कंट्रोल करें जिन्होंने ये फॉर्म की है, ये नहीं कि 1% या 2% कंट्रोल कर रहे हैं। सॉरी। फिर दूसरी चीज क्या है कि इनकी जो मैनेजमेंट होगी ना, वो मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। सो ये क्या थी, एक इंपॉर्टेंट चीज थी। तो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं ये क्या, वॉलंटरी फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, और इसकी जो मैनेजमेंट है वो क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। सो नेक्स्ट है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 किसके रिगार्डिंग है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और स्केड्यूल कास्टेस हैं, स्केड्यूल ट्राइब्स है, इनके रिगार्डिंग ये उन्होंने बनाया एक जो डायरेक्शन है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या चीज बोली कि जो एससीज हैं, एसटीज हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनके लिए आप क्या प्रमोट करोगे, एडुकेशन, और उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, देखो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारा स्टेटस है ये इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्या करता है, डिपेंड करता है,
कि एडुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करोगे, किसके? ऑफ एससीज, एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे किससे? सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से, सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से। सो आर्टिकल 47 इन्होंने यहां पे क्या बोला? टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक्स इंटॉक्सिकेटिंग, इंटॉक्सिकेटिंग समझ दो ना, नशा करने वाली, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स प्लस ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये अभी बोल रहे हैं कि दारू नहीं पीनी, कोई ड्रग्स नहीं करने, ठीक है, इसमें बोल रहे हैं। आर्टिकल 48 में क्या है? टू प्रोहिबिट द स्लॉटर, स्लॉटर ऑफ काउस, के बीफ वगैरह नहीं खानी, ठीक है, स्लॉटर ऑफ काउस, काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल, जो भी दूध, जो जिनसे हमें दूध मिलता है, ठीक है। तो और इनकी जो ब्रीड है, इनको क्या करना है? इंप्रूव करना है। अभी इसकी देखो याद कैसे रखो, ऐसे याद रखो ना इसको, कि गांधी जी क्या लेके आए? अपनी AK-47 और घुस गए बार में, एक बार में घुस के वहां पे जाके जो सारी जो ड्रिंक्स थी, ड्रग्स थे, वो सारे क्या कर दिए? खत्म कर दिए, ठीक है। और उनको वार्निंग दी कि यहाँ पे आगे से काउज या काव्स या इनका स्लॉटर नहीं होगा और कोई भी बीफ वगैरह यहाँ पे सर्व नहीं होगी, ठीक है। तो ये गांधीयन देख लेना, इनका जो मेन फोकस क्या था? विलेजेस पे था, ठीक है, जो सेल्फ गवर्नमेंट पे था, ऑटोनॉमस जो फंक्शनिंग पे था, ठीक है, वीकर सेक्शन एससीज एसटीज पे था, ठीक है। तो ये चीज क्या इंपॉर्टेंट था? दीज वर द गांधीयन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है द लिबरल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल जो प्रिंसिपल्स हैं, इसमें इन्होंने वेस्टर्न का जो अच्छे प्रिंसिपल थे उनकी क्या ली हुई? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें, ठीक है। जस्ट अ मिनट, पेन यस। नाउ लिबरल और जो इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी है, इसमें फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या चीज है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि सभी के लिए एक सिविल कोड हो, सिविल जो प्रोविजंस है वो क्या हो? यूनिफॉर्म हो, कि हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, जो बाकी के जो सेक्ट हैं और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, सभी के लिए क्या हो? एक ही यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, सभी सिटीजन्स के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं, सभी सिटीजन के लिए थ्रू आउट द इंडिया। जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45, ये इसमें चेंज किया गया बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। पहले क्या था 45 में? जो अर्ली चाइल्डहुड केयर करनी थी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, एज कितनी थी? 6 to 14। बट अभी 6 to 14 क्या बन गई थी? फंडामेंटल राइट बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया। तो यहां पे इन्होंने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ चेंज की कि टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, कि जब तक वो 6 साल अपने कंप्लीट करते हैं तब तक ये चीज हो। सो नेक्स्ट है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या है? टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, जस्ट 48 अभी मैं डिस्कस करता हूं। टू प्रमोट एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइन, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री, DARY, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड
साइंटिफिक लाइंस, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पे ये प्रमोट करेंगे। एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 48A। इसको भी कैसे ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ। इसमें क्या चीज थी? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कि आप जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी, वहां के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, वहां के जो फॉरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड करना, वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना, ये आपकी क्या होगी? मॉरल ऑब्लिगेशन होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में क्या है? टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, बहुत सारी जो पुरानी जो मूर्तिज हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, या फिर कुछ प्लेसेस हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी क्या है? इंपॉर्टेंस है आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू और हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी आर्टिस्ट ने बनाई है, किसी हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उनको क्या डिक्लेयर करें? डिक्लेयर टू बी नेशनली इंपॉर्टेंट, नेशनली इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 50। तो जो आर्टिकल 50 है, इट टॉक्स अबाउट दैट स्टेट वुड सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या करेगी? अलग अलग करेगी। जितनी भी जो पब्लिक सर्विसेज दे रही है स्टेट में, उसमें जुडिशरी, और इसलिए 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया, उसके अकॉर्डिंग जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को क्या कर दिया? काफी ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया कि जो एग्जीक्यूटिव के वर्क ये होंगे और जुडिशरी के जो वर्क है ये होंगे। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 51। इसमें चार चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कि इंटरनेशनल, अभी देखो ना 2021 से हमारा जो कंट्री इंडिया, वो जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, उसका नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा 8th टाइम। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारी कंट्री के लिए। बट चाइना उसमें क्या है? परमानेंट मेंबर है। ठीक है, रशिया, यूके, ठीक है, फ्रांस, यूएसए, ये 5 क्या है? परमानेंट मेंबर्स। बट हमें क्या करना है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, पहली तो ये चीज। सेकंड, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन अमंग नेशंस। कि ये नहीं है कि हमारे नेशन की कोई इंसल्ट करे, हमें जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन मेंटेन करने हैं, अदरवाइज उनसे जो रिलेशन है वो खत्म कर दो। नेक्स्ट है टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन। अगर हमने कोई ट्रीटी साइन की है, उसके अंडर हमारी कुछ ड्यूटी होगी, कुछ ऑब्लिगेशन होगी, उसके लिए रिस्पेक्ट रखनी है। जो इंटरनेशनल लॉ, उसके लिए भी हमें क्या करनी है? रिस्पेक्ट रखनी है। नेक्स्ट क्या है? टू इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन समझ दो ना, कि समझौता कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा अभी नेपाल के साथ इश्यू चल रहा है, ठीक है, उन्होंने जो काला पानी जो और बाकी जो प्लेसेस हैं उनको अपने नए मैप में इंक्लूड कर लिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और सिमिलरली चाइना के साथ में हमारा गालवन एरिया, जहाँ सियाचिन वाला है, जहाँ ले में काफी जो एरियाज हैं, ठीक है, उस पर क्या चल रहा है? डिस्प्यूट चल रहा है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बोल रही है कि इसको सेटलमेंट करो, कैसे? आर्बिट्रेशन से, समझौते से। ठीक है। सो दीज वर द फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे। ये भी है, यस, फंडामेंटल ये भी। अभी एक चीज लास्ट जो इसमें मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो चीज ये है कि कौन कौन से जो आर्टिकल हैं
जो वो बाद में ऐड किए गए, एडिशन किया गया। एक तो चीज क्या है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ किया गया, एक किया गया बाय 44th, एक किया गया 86 और एक किया गया 97। ये 2011 में, ये 1976 में, ये 1978 में और ये 2002। अभी इसमें क्या है आपको मैं बताऊंगा भी कैसे याद रखना आपने। लाई टू चिल्ड्रन, देखो ये था विद रिगार्ड टू जो हमारा लेबर है, ठीक है। कि एक चीज तो अगर हम डिस्कस करें तो ये चीज अभी ट्रिक में बताता हूं भी कैसे याद रखना है। एक तो उन्होंने ऐड किया 39F में। 39F में क्या था? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट था इन्होंने 39A, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। इसके बाद इन्होंने ऐड किया था 43A, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स और लेबर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट था 48A, इट वाज विद रिगार्ड टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अभी देखो ये क्या है? चिल्ड्रन है, लीगल एड है, इंडस्ट्रीज है, एनवायरनमेंट। ये क्या हो गया? लीगल एड, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एनवायरनमेंट। अभी इंदिरा गांधी क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है बच्चों से कि इमरजेंसी आपके बेनिफिट के लिए गई थी। ऐसे आप मतलब कोई भी ट्रिक बना सकते हो कि अगर आपको याद रखना। 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें आपको मैंने बताया था स्टेट क्या करेगी? मिनिमाइज करेगी इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी। 86 में क्या बताया गया था? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। 0 to 6 ईयर तक वो क्या करेंगे? इनको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेंगे और एजुकेशन। नेक्स्ट था वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की वॉलंटरी फॉर्मेशन करना। तो इसमें से मोस्टली क्या आता है? क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना। कोई डाउट हुआ तो मुझे पूछ सकते हो बाद में।